So, hello student, good afternoon. This is the topic of child health nursing, drawing. आज हम ड्राइंग के बारे में और साथ ही साथ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेल्योर के बारे में समझेंगे. ओके, सो ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं, फिर इसी के कंटिन्यूएशन में हम एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर को देखेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैंने पिक्चर लगाई हुई है ड्राइंग की. ठीक है, ड्राइंग मतलब होता है डूबना. ठीक है, तो ये हम CHN में पढ़ रहे हैं एक्सीडेंट्स में, तो बच्चे डूब भी सकते हैं ना. ड्राइंग की जो है पिक्चर लगाई है ना. तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग क्या है. ड्राइंग इज फ्रॉम एन asphyxia caused by impression of submersion in a liquid, typically water. It can result in death, injury, or no injury. This condition often occurs in a recreational settings like swimming pools, lakes, and ocean, but it can also happen in bathtubs, particularly for young children or individual with a certain medical conditions. यहाँ पे जो ड्राइंग है वो क्या है, एस्फेक्सिया को बताता है जिसमें सांस रुक जाती है ना. ये एक ऐसा इम्प्रेशन है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो किस में सबमिशन हो जाती है, लिक्विड में, ज़्यादातर वाटर में, है ना, जिसके कारण डेथ, इंजरी और या फिर नो इंजरी होती है. ये कंडीशन क्या है, एक रिक्रिएशनल सेटिंग है जिसमें स्विमिंग पूल, लेक्स, ओशन या फिर कभी कभी बाथटब में भी होने के चांसेस होते हैं, वो भी किसी सर्टेन मेडिकल कंडीशन की वजह से. ठीक है, फिर यहाँ पे मैं आपको इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगी. देखिए आपने देखा होगा जैसे कि डूबना क्या है, एक डूबने का क्या सिनेरियो है. कोई भी जैसे बच्चा है छोटा, उसको पानी में अगर उतारोगे तो उसको थोड़ी देर मज़ा आएगा, लेकिन अगर उस पर डिसबैलेंस हुआ तो वो डूबेगा, है ना. तो वही चीज़ के बारे में हम एक्सीडेंट्स में पढ़ रहे हैं, है ना. क्या पढ़ रहे हैं हम, पीडियाट्रिक इमरजेंसीज एंड एक्सीडेंट्स के अंदर, राइट. फिर यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या है, उसके बाद यहाँ पे इसकी फिजियोलॉजी है. व्हेन अ पर्सन स्टार्ट टू ड्रॉन, जब कोई पर्सन स्टार्ट होता है, ड्रॉन मतलब डूबने की कगार पे रहता है, the process is typically follows several physiological steps. तो उस प्रोसेस में कुछ ऐसे सेवरल फिजियोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सॉरी, इनिशियली पैनिक हो जाना और ब्रेथ को होल्ड कर लेते हैं. ठीक है, बहुत जल्दी पैनिक हो जाएंगे, छटपटाने लगते हैं और ब्रीथ होल्ड कर लेते हैं. द इंडिविजुअल स्ट्रगल टू कीप देयर हेड अबव वाटर. जो इंडिविजुअल है जो उसमें डूब रहा है वो क्या कोशिश करता है कि वो अपना जो हेड है, वो अपना जो सर है वो क्या करके रखे, पानी के बाहर निकाल के रखे. ठीक है, लीडिंग टू पैनिक. इसमें क्या है, वो पैनिक हो रहा है. ठीक है, इसके बाद एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो जो ब्रीथ होल्ड करके रखा था वो इनवॉलेंट्री प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो कि प्रिवेंट करती है वाटर को अंदर जाने में, कहाँ, लंग्स में. ठीक है, फिर वो जो इनवॉलेंट्री ब्रीथ इजेशन होता है उसमें व्हेन द ब्रीथ इज होल्ड रिफ्लेक्स इज ओवरकम. जब ब्रीथ होल्ड होती है तो रिफ्लेक्स ओवरकम होता है, जिससे पर्सन इनहेल कर लेता है वाटर को और लीडिंग टू एस्पिरेशन, और एस्पिरेट करने लगता है. उसके बाद वाटर कैन कॉज लैरेंजियोस्पाज्म. यहाँ पे ये वाटर क्या कर देता है, लैरेंजियोस्पाज्म कॉज कर देता है. आर रिफ्लेक्टिव, इसका मतलब होता है रिफ्लेक्टिव क्लोजिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड. रिफ्लेक्टिव क्लोजिंग हो जाती है वोकल कॉर्ड की, जिससे हम चिल्ला भी नहीं पाते. विच
टेम्पररी प्रिवेंट मोर वाटर फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, जिसके कारण क्या होता है, मुंह खोलेगा चिल्लाने के लिए होंगे तो नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण पानी को अंदर जाने की और जगह मिल जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस लूज होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण क्या क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। ठीक है, हाइपोक्सिया मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हाइपर एक्निया होता है। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है। ठीक है, उसके बाद बिल्ड अप दी ब्लड स्ट्रीम लीडिंग द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसके बाद वो अपना कॉन्शियसनेस लूज करने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया होने के कारण, ज़्यादा लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट आता है, और विदाउट इमीडिएट इंटरवेंशन के बिना ब्रेन डैमेज हो जाता है और डेथ अकर हो जाती है रैपिडली। ठीक है, तुरंत। उसके बाद इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। हाइपोक्सिया हुआ द प्राइमरी इशू ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप, वाइटल ऑर्गन स्पेशली द ब्रेन एंड हार्ट आर अफेक्टेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपोक्सिया हुआ, इसमें हाइपोक्सिया जो कि प्राइमरी इशू कॉज करके दिया है लैक ऑफ ऑक्सीजन का। ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप होने लगा, वाइटल ऑर्गन जो है स्पेशली ब्रेन और हार्ट क्या होने लगे, अफेक्ट होने लगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एस्पिरेशन हुआ, किसका, वाटर का, वाटर एंटरिंग जो है वो। उसके बाद द लंग्स कैन लीड टू पल्मोनरी एडीमा, यहाँ पे लंग्स क्या है, लीड क्या करेंगे, पल्मोनरी एडीमा लीड करेंगे। राइट, फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, द लंग्स फर्दर कंप्रोमाइजिंग ऑक्सीजन एक्सचेंज, यहाँ पे एस्पिरेशन होगा और फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग चेंजेस। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, उसके बाद फ्रेश वाटर ड्राइंग होगी, तो यहाँ पे कैन कॉज द हेमोडिल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वेयर द सॉल्ट वाटर ड्राइंग होगी। अगर फ्रेश वाटर ड्राइंग होगी तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैसे होगा, हेमोडिल्यूशन, और अलग अगर सॉल्ट वाटर ड्राइंग होगी तो यहाँ पे हाइपरनेट्रीमिया मतलब हाई सोडियम लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पल्मोनरी एडीमा ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट, इसके कारण पल्मोनरी एडीमा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ड्राइंग, इसमें आता है इफेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट इंटरवेंशन ऑफन समराइज्ड इन द फॉलोइंग स्टेप, जैसे कि रेस्क्यू द इनिशियल असेसमेंट, यहाँ पे क्या करना है, रेस्क्यू करना है ना, सेफली रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द वाटर, सेफली उसको निकालना है पानी से बाहर, असेस द एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, जिसको हम ABCS कहते हैं। ठीक है, एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। फिर बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है, BLS जिसको कहा गया है, स्टार्ट कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन विच इज ऑल्सो नोन एज CPR। ठीक है, CPR देना है। उसके बाद पर्सन अगर उसके बाद पर्सन अनरिस्पॉन्सिव है तो उसमें ब्रीदिंग नहीं लेना है, तो प्रोवाइड रेस्क्यू करते टाइम ब्रीथ को और ऑक्सीजन को इम्प्रूव करने के लिए उनको एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS देना है। वंस प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प टू अराइव, फिर जब तक वहाँ पे प्रोफेशनल मेडिकल अराइव मतलब वहाँ आ जाती है तब तक एडवांस इंटरवेंशन मतलब रेस्क्यूइंग है ना, जैसे इंट्यूबेशन है ना, ये सारी चीज़ें, और प्रोवाइडिंग मैकेनिकल वेंटिलेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें, फ्लूइड और मेडिकेशन, ये सब प्रोफेशनल्स के आने तक हो जाएगी, सॉरी आने के बाद। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर। यहाँ पे क्या क्या होगा,
hospitalization for monitoring and treatment of complications such as acute respiratory distress syndrome, okay, and pneumonia and neurological changes assessed for the secondary complication including hyp, uh, hypothermia and infection. Prevention क्या है? Prevention of drawing is involved to the मल्टीफेसेड अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एजुकेट करना है जो स्विमिंग टीचिंग है उनको, तो वाटर सेफ्टी स्किल बताएं पर्टिकुलर चिल्ड्रंस को, ठीक है। और उसके बाद सुपरविजन करना है, ठीक है, ensuring the constant एंड वेलिगनेंट सुपरविजन करना है ताकि स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं उनके। उसके बाद सेफ्टी मेजर्स लेने हैं जैसे कि जैकेट, फेंसिंग अराउंड द पूल्स, है ना, एंड अवेयरनेस ऑफ द वाटर कंडीशन, सारा कुछ इनको पता होना चाहिए, ये सारा कुछ इनको बताना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंक्लूजन की। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्राइंग इज अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी दैट रिक्वायर्स अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स। फिर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड immediate management strategies can significantly reduce the morbidity and mortality associated with drowning injuries। ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। सो ये क्या था ड्राइंग के बारे में, बहुत छोटा सा ही टॉपिक है ना। इसके बाद हम देखेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, इसी के जस्ट बाद में ही हम देखेंगे, ओके। चलो आइए देखते हैं उसको भी। ओके, देन वी हैव कम टू द कंक्लूजन पार्ट हमने खत्म कर दिया था। नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन चिल्ड्रन, ओके। तो यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, ये आप इमेज देख सकते हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है, यहाँ पे एक ये लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है which is require prompt treatment in some kind of situation which is known as hypoxia is present in along the hypercapnia, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है जो कि प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है इसमें, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है, या हाइपर एपनिया होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसमें PO2 और CO2 दोनों ही केसेस में क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्यूट रेस्पिरेटरी का यही होता है ना, PA2 और CO2 दोनों ही लोअर पार्शियल प्रेशर हो जाता है जिसमें ऑक्सीजन की आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है PaO2 जिसको वो 50 mm हो जाता है विद mm of Hg विच विथ और विदाउट एलिवेटेड ऑफ CO2, है ना। आर्टेरियल ब्लड में PCO2 की मात्रा भी 50 mm of Hg हो जाती है जिसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर होता है यहाँ पे, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको इसमें डेफिनेशन में एक्सप्लेन करती हूँ। एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है? एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इज फेलियर अकर व्हेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल to maintain adequate gases exchange, resulting in insufficient oxygenation of blood, which is hypoxemia, inadequate removal of carbon dioxide, hypercapnia, or both it can be life threatening and requires immediate medical attention। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। इसमें एडिक्वेट रिमूवल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकेशंस रिक्वायर होती है। इसमें हाइपोक्सीमिया होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है इसमें लेवल्स ऑफ, ये देखिए ये पिक्चर डिनोट कर रही है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। ठीक है, मैंने जस्ट इसको ऐसे ही लगाया है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, द कॉज ऑफ एक्यूट respiratory failure can be broadly categorized into conditions that affect the airway, the lungs and the chest wall and the central nervous system। ठीक है, तो इसके क्या क्या कॉजेज होंगे? एयरवे डिसऑर्डर्स, ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, फिर ब्रोंकोस्पाज्म होगा, लंग्स पैरेन्काइमा डिसऑर्डर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी निमोनिया की वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पे पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है चेस्ट वॉल में, और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें ट्रॉमा फेल होगा चेस्ट से और न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो रही होगी। ठीक है, इसमें मैस्थेनिया ग्रेविस और गुलेन बैरर सिंड्रोम होगा, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होगा, जिसमें ड्रग का ओवरडोज हो जाएगा, स्ट्रोक होगा, ब्रेन इंजरी होने के चांसेस रहेंगे, और फिर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। इसमें डायग्नोसिस इन्वॉल्व क्लिनिकल इवेल्युएशन, इमेजिनल लेबोरेटरी टेस्ट। ये इस तरीके की इमेज मैंने आपको लगा के दिखाई है। इसमें ऑक्सीजन के लिए ये इसमें पिक्चर शो हो रही है कि किस तरीके से फाइट कर रहा है, किस तरीके से जूझ रहा है बच्चा उसको ये करने के लिए। ठीक है, देखिए ये जो सिम्टम्स है ना, ये कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है? ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है? फॉरेजन बॉडी की वजह से और सीवियर अस्थमा की वजह से। फिर ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, लंग्स पैरेन्काइमा डिसऑर्डर्स होता है, फिर निमोनिया हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पल्मोनरी एडीमा की वजह से हो सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, चेस्ट वॉल और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे ट्रॉमा, न्यूरोमस्कुलर डिजीज। ठीक है, मिस्थेनिया ग्रेविस और गुलेन और बैरर सिंड्रोम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ें होगी? ड्रग का ओवरडोज होने की वजह से स्ट्रोक हो जाएगा, ब्रेन इंजरी की वजह से, या ऐसा। और फिर अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। सॉरी मैं इसको बोल्ड नहीं कर पाई। डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, इसका डायग्नोसिस क्या है? देखो, डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द साइन ऑफ हाइपोक्सिया, हेडेक और स्प्यूटर और टेकिकार्डिया। ये सारी चीज़ें डायग्नोस करी जा सकती है, जैसे हाइपोटेंशन अलॉन्ग विथ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, है ना, टेकिकार्डिया और स्टूपर। ठीक है, हेडेक, हाइपोक्सिया, ये सारी चीज़ें इसमें डायग्नोस करी जा सकती है। अब हम देखते हैं फिर इसका क्लिनिकल इवेल्युएशन, इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। Sign of the respiratory distress is respiratory rate used to accessory muscles, intercostal resections, subcostal resection, nasal failure, laser foiling और head bowing। उसके बाद आता है टेक्निकल टगिंग, साइनोसिस, एबनॉर्मल एयरवे नॉइसेस। ठीक है, उसके बाद आता है सिम्टम्स ऑफ डिसएपनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस, कंफ्यूजन, लेथार्जी। उसके बाद फिजिकल साइन होता है टेकिपनिया। ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग यूज टू एसेसरी मसल्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, लेबोरेटरी टेस्ट। उसके बाद आता है आर्टेरियल ब्लड गैस, जिसको हम बोलते हैं ABG एनालिसिस, मेजर्स लेवल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, PaCO2 एंड ब्लड pH।
ठीक है। उसके बाद आता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम बोलते हैं CBC, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट और रिवेलेंट ब्लड टेस्ट हो चाहिए इसमें। सिम्टम्स कैसे दिख रहे हैं? डिफिकल्टी हो रही है, याद रखो, है ना, डिफिकल्टी हो रही है, साइनोसिस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, लेथार्जी फील हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे ठीक से प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस क्या होंगे? टेकिपनिया, ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा। लेबोरेटरी टेस्ट में आर्टियल ब्लड गैस ABG देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, इसमें पार्शियल प्रेशर, पार्शियल आर्टेरियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होगा वो, और कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का ब्लड में कितना है वो देखेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, CBC में इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे, रिवेलेंट ब्लड टेस्ट जो होंगे वो देखेंगे, ठीक है। इमेजिन में चेस्ट एक्सरे करेंगे टू आइडेंटिफाई निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, या फिर लंग्स पैथोलॉजी करेंगे, ठीक है। फिर कंप्यूटर टोमोग्राफी में स्कैन करेंगे कि डायलेटेड इमेजेस जैसे लंग सूचर्स और एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होगा? अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसको भी मैं हाईलाइट नहीं कर पाई। The treatment depends on the underlying causes, severity of the respiratory failure, जैसे कि ऑक्सीजन थेरेपी, सप्लीमेंट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैन्यूला मास्क और हाई फ्लो नेजल कैन्यूला, ठीक है, जिसमें एम होता है टू मेंटेन PaO2 और 60 mm ऑफ Hg और SaO2 90%। फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है, जिसमें नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन होता है, NIV फॉर पेशेंट विथ माइल्ड और टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है फॉर सीवियर केसेस और यूजिंग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन, ठीक है। फिर आता है मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या क्या देते हैं हम? ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे फॉर ब्रोंकियोस्पाज्म, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे फॉर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लाइक अस्थमा और COPD एक्सक्रीबेशंस, ठीक है, COPD के कंडीशन में, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज होता है वो देंगे फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। फिर एंटीबायोटिक्स देंगे टू हील द बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज निमोनिया वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद डायरियोटिक्स देंगे, डायरियोटिक्स में पल्मोनरी एडीमा और ट्रीटिंग द अंडरलाइनिंग कॉजेज, ये सारी चीज़ें हील करने की वो रहेगी। फिर आता है एंटीकोगुलेंट्स फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, ठीक है। फिर थ्रोम्बोलाइटिक इफेक्ट जो होता है फॉर एन अक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, जो कि लीड करेगा रेस्पिरेटरी फेलियर को, ठीक है। फिर न्यूरोमस्कुलर सपोर्ट फॉर कंडीशन लाइक मैस्थीनिया ग्रेविस, ये सारी चीज़ें को ध्यान रखना है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसमें मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट इन्वॉल्व इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा इमीडिएट मैनेजमेंट में स्टेबलाइज्ड द पेशेंट using ABC airway breathing and circulation approach, provide adequate oxygenation and ventilation, monitoring vital sign and blood gas closely. long term management में आएगा address or manage the underlying condition, prevent complications such as ventilator associated with pneumonia, VAP एंड डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी होता है। फिर इसमें रिहैबिलिटेशन में आएगा पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन टू इम्प्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शन, एजुकेशन, टीच द पेशेंट अबाउट डिजीज मैनेजमेंट एंड अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, ठीक है। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर क्रिटिकल कंडीशन रिक्वायर रिकरिंग प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस एंड इंटरवेंशन, जिसमें अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइनिंग कॉजेज होंगे, जिसमें अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक टूल्स का यूज़ करके उस चीज़ को मैनेज करेंगे, ठीक है। फिर आता है implementing targeted treatment strategies are essential for effective management and improving patient outcome। इसमें patient के outcome को हम यहाँ पे समझेंगे। Clear? So this is all for today in CHN. Tomorrow we'll continue from the coma and
हाइपरपायरेक्सिया एंड शॉक एज वेल। ठीक है, ये 3 डिजीज हम कल कवर करेंगे, आज हमने 2 डिजीज कवर करी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।